क्या पढ़ा था लास्ट? एंजाइम में कुछ था? अच्छा, सिर्फ क्लासिफिकेशन होता लास्ट। ठीक है। ठीक है। ओके, कुछ थ्योरीज हैं जहां साइंटिस्ट के नाम हमें याद रखने होते हैं। एक है लॉक एंड की थ्योरी, और ये दी थी एक साइंटिस्ट फिशर, और एक थ्योरी और है जिसको बोलते हैं इंड्यूस फिट थ्योरी। इनमें साइंटिस्ट का नाम कभी आ सकता है। इंड्यूस फिट थ्योरी ये दिया था एक साइंटिस्ट कॉसलैंड ने, और एक थर्ड थ्योरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये दी थी एक साइंटिस्ट हेनरी। So lock and key theory was given by Fisher, induced fit theory by Cosland, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी बाय हेनरी। ये तीनों साइंटिस्ट में कभी कोई साइंटिस्ट आए तो उसका ध्यान रखना बस। ओके, लास्ट अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ एंजाइम। एंजाइम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ एंजाइम और रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एंजाइम को रेट ऑफ रिएक्शन से ही देख पाओगे आप। जैसे फर्स्ट टेम्परेचर है, सो हमें पता है कि हाई टेम्परेचर खराब है, लो टेम्परेचर भी खराब है। तो टेम्परेचर जो है ना वो फेवरेबल होना चाहिए। फेवरेबल कितना? 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस। इससे कम टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, इससे ज्यादा पर भी कम होता है। जो मैक्सिमम मिलेगा वो आपको फेवरेबल टेम्परेचर पे मिलेगा। ये है रेट ऑफ रिएक्शन। हाई टेम्परेचर क्यों खराब है? क्योंकि अगर आप हाई टेम्परेचर करोगे, हाई टेम्परेचर से डीनेचुरेशन हो जाता है एंजाइम का, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, आई मीन एंजाइम ब्रेक हो जाता है। लास्ट थ्योरी हेनरी ने दिया था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी वाज गिवन बाय हेनरी। ओके, सो हाई टेम्परेचर डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, लो टेम्परेचर भी खराब है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर लो करोगे तो इनएक्टिव हो जाएंगे, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाते हैं लो टेम्परेचर पे। तो फेवरेबल टेम्परेचर पे सबसे अच्छा काम होता है, ये बना लीजिए आप। हाई टेम्परेचर लीड डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम एंड लो टेम्परेचर लीड डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। सो लो और हाई टेम्परेचर दोनों खराब है। 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाता है एंजाइम, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन हाईएस्ट होती है एट 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस। सो फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। First factor is temperature. High temperature and low temperature both are harmful for enzyme. जैसे जैसे आप 25 से नीचे आओगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाएगी, जैसे जैसे आप 35 से ऊपर जाते जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो एंजाइम को बैडली इफेक्ट करता है। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट। एक थ्योरी के लिए मतलब आधा पेज छोड़ दीजिए, यहां से स्टार्ट कर दीजिए न्यू पेजेस से। यस,
affecting factor of enzyme oblique rate of reaction. Okay, so first factor is temperature. High temperature lead denaturation of enzyme, low temperature lead deactivation of enzyme. So favorable temperature is 25 to 35 degrees Celsius. Okay, next pH. हो गया सबका टेम्परेचर. pH. Enzyme are highly sensitive for their pH. तो जब आप pH का रेट ऑफ रिएक्शन से ग्राफ बनाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन एंड pH, तो मैक्सिमम आएगा. और अगर आपने उसकी फेवरेबल pH को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, मैक्सिमम एट फेवरेबल टेम्परेचर, फेवरेबल pH. अब फेवरेबल pH है ना, वो किसी भी एंजाइम के फिक्स नहीं है. मैं टेम्परेचर की तरह लिख नहीं सकता 25 टू 35, क्योंकि किसी एंजाइम की pH फेवरेबल 2 भी हो सकती है, किसी की 3 हो सकती है, किसी की 7 हो सकती है, किसी की 8 हो सकती है. तो कोई भी एंजाइम उसकी फेवरेबल pH पर बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन अगर आपको pH ने थोड़ा सा भी चेंज किया तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन गिर जाएगी. इसलिए हम बोलते हैं कि एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव फॉर देयर pH. हाईली सेंसिटिव फॉर देयर pH. अपनी फेवरेबल pH पर अच्छा काम होगा. अगर आपने pH को थोड़ा सा भी अप या डाउन किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी. तो pH का बहुत इफेक्ट पड़ता है इस पर. थर्ड पे चले. ओके, थर्ड फोर्थ आप सुन लीजिए, फिर आराम से नोट कर लेना. अगर थर्ड के लिए बोले तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और फोर्थ भी इसी से रिलेटेड है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम. कि एंजाइम के अमाउंट का या सबस्ट्रेट के अमाउंट का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है. तो ग्राफिकल देखे तो बहुत इजी है, ग्राफ से समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी. इधर मैं लिख रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इधर लिख रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन. तो जब आप इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है. ये V मैक्सिमम हो गया, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा. वैसे यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम का इफेक्ट अगर जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे एंजाइम बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, इनिशियली बढ़ रहा है, V मैक्सिमम पे गया और फिर कांस्टेंट हो गया. तो ये ग्राफ ही सब कुछ बोल देंगे, आपको अलग से कुछ नहीं लिखना पड़ेगा. थ्योरी में आप चाहो तो लिख सकते हो कि इनिशियली इंक्रीज बट आफ्टर V मैक्सिमम इट विल बी कांस्टेंट. चाहो तो लैंग्वेज भी लिख सकते हो. लैंग्वेज लिखाऊं? ठीक है. चले आ गए. ओके, यहीं से ना दो रूल आते हैं. एक तो TON क्या होता है और एक Km कांस्टेंट क्या होता है. TON के लिए पहले लिखते हैं. TON मतलब टर्न ओवर नंबर. लिखो सबसे पहले नीचे TON, टर्न ओवर नंबर. क्लास का टाइम है 340 टू 440. TON टर्न ओवर नंबर. देखिए टर्न ओवर नंबर कैसे निकालते हैं कि ये एक एंजाइम है, इसका 1 मॉलिक्यूल हमने ले लिया. इस 1 मॉलिक्यूल ने 1 मिनट का टाइम लिया और 1000 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया.
तो ये इस एंजाइम का TON हो गया 1000। तो लैंग्वेज कैसे बनाते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कन्वर्ट, या सीधा अपन लिख सकते हैं TON रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सबस्ट्रेट दैट कन्वर्टेड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम इन प्रोडक्ट इन 1 मिनट। एंजाइम के एक मॉलिक्यूल ने जितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है 1 मिनट के अंदर, वो उसका TON है। तो आप लैंग्वेज लिख लीजिए TON में नंबर ऑफ सबस्ट्रेट that convert in product, number of substrate that convert in product, number of substrate that convert in product by one molecule of enzyme in 1 minute। तो 1 मिनट में एंजाइम का एक मॉलिक्यूल जितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा वही TON है, राइट। एक अच्छे एंजाइम का TON ज्यादा होना चाहिए या कम, ज्यादा होना चाहिए। तो नीचे लिख लो हाई वैल्यू ऑफ TON represent more efficient enzyme, या more good enzyme, more efficient enzyme। जितने ज्यादा वैल्यू उतना अच्छा एंजाइम, राइट। अब केम कांस्टेंट को देखो, केम कांस्टेंट ना ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से निकलता है। आपने V मैक्सिमम किया, इसका आधा यहां मेजर कर लीजिए आप, V मैक्सिमम हाफ, और आपको ये वाली वेलोसिटी, ये वाली रेट ऑफ रिएक्शन जिस कंसंट्रेशन पे मिली है उसको केम कांस्टेंट बोलते हैं। तो लैंग्वेज क्या होती है, केम कांस्टेंट रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन अचीव हाफ ऑफ V मैक्सिमम, कि सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम की आधी हो जाए। क्या बोला अपन ने, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन या वो अमाउंट सबस्ट्रेट का जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम की क्या हो जाए, आधी हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम, केम कांस्टेंट। तो केम कांस्टेंट के कोई ना 2 साइंटिस्ट ने दिया था, मिखेलिस मेंटेन ने, इसको मिखेलिस मेंटेन कांस्टेंट भी बोलते हैं। अपने हायर लेवल पे आ सकता है, छोटे लेवल पे तो नहीं आता ये, पर कभी किसी एग्जाम में आ जाए तो अपने काम हो जाएगा। आप लिखो केम कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखना मिखेलिस मेंटेन कांस्टेंट। मिखेलिस मेंटेन ने दिया था इसको, मिखेलिस मेंटेन कांस्टेंट, मिखेलिस मेंटेन 2 साइंटिस्ट थे। केम कांस्टेंट का क्वेश्चन ना 2019 या 18 में एक AAO का पेपर हुआ था, उसके अंदर आया था केम कांस्टेंट। मतलब किसी भी एग्जाम में आ सकता है, AAO पीजी के अंदर कहीं भी। तो केम कांस्टेंट का एक वैल्यू पढ़ा था, V मैक्सिमम पर इसका इफेक्ट पूछा था, वो मैं बताऊंगा आगे टाइम के साथ। तो इसका क्वेश्चन आता है केम कांस्टेंट का, राइट। केम कांस्टेंट में लिख लो, इसकी डेफिनेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट on which rate of reaction achieve half of V maximum, कि V मैक्सिमम का आधा जिस कंसंट्रेशन पे मिलेगा इसको केम कांस्टेंट, राइट। अब एक अच्छे एंजाइम का केम कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए या कम। जैसे मैं बता रहा हूं कि एंजाइम में A, उसके प्रेजेंस में इस वेलोसिटी को अचीव करने के लिए आपको 1 kg सबस्ट्रेट लेना पड़ा, तो A का केम कांस्टेंट है 1 kg, राइट। एक एंजाइम और था B, उसको इसी वैल्यू को अचीव करने के लिए 2 kg सबस्ट्रेट लेना पड़ा, तो इसका केम कांस्टेंट हो गया 2। एक एंजाइम में C, उसको ये वेलोसिटी अचीव करने के लिए 3 kg लेना पड़ा। तो आपने कहा ना कि अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट जहां हमें ये वाली वेलोसिटी मिल जाए उसको केम कांस्टेंट बोलते हैं। तो A का केम कांस्टेंट, B का और C का। तो कौन सा एंजाइम अच्छा है, A, जो कम सबस्ट्रेट पे रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी अचीव कर रहा है। तो आप नीचे लिख दो लो वैल्यू ऑफ केम कांस्टेंट, रिप्रेजेंट मोर एफिशिएंट एंजाइम, और मोर गुड एंजाइम, मोर एफिशिएंट एंजाइम।
राइट। तो TON होना चाहिए ज्यादा और KM होना चाहिए कम, राइट। ओके, TON का मतलब तो होता है कि जितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है वो नंबर, तो वो तो ज्यादा होने चाहिए, और ये अलग चीज है। तो ये दो वैल्यू से आप किसी भी एंजाइम को मेजर कर सकते हैं कि अच्छा है कि बुरा, वो मैंने लिखा दी। ओके, लास्ट हमारा फिफ्थ फैक्टर है इनहिबिटर। इनहिबिटर, ये लास्ट फैक्टर है फिफ्थ, इनहिबिटर। इनहिबिटर, उसके डेफिनेशन सबसे पहले, इनहिबिटर्स हम किसे बोलते हैं? कोई भी ऐसा केमिकल जो एंजाइम के लिए खराब है, जो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए खराब है, वो इनहिबिटर है, राइट। तो लिखो केमिकल, केमिकल दैट लीड रिडक्शन, केमिकल दैट लीड रिडक्शन इन rate of reaction, that lead reduction in rate of reaction or function of enzyme, that lead reduction in rate of reaction or function of enzyme, जो फंक्शन के एंजाइम के फंक्शन को या रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस करें, ऐसे केमिकल को हम क्या बोलते हैं? इनहिबिटर, जो एंजाइम के लिए खराब हो, राइट। इनहिबिटर्स आर टू टाइप, वन इज कॉम्पिटिटिव, अदर इज नॉन कॉम्पिटिटिव, राइट। कॉम्पिटिटिव किसको बोल रहे हैं? तो इफ स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिटर सिमिलर टू सबस्ट्रेट, अगर किसी इनहिबिटर की स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट की जैसी है तो उसको आप कॉम्पिटिटिव बोलोगे, और इफ स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, देन उसको आप नॉन कॉम्पिटिटिव बोलोगे। ठीक है, एक बार सुन लीजिए फिर आप बाद में नोट कर लें, क्योंकि थोड़ा सा याद करने का हो जाएगा अदरवाइज। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहां अटैच होते हैं? तो हम लिख सकते हैं अटैच विथ या अटैच ऑन एक्टिव साइट। क्यों एक्टिव साइट पे अटैच हो रहे हैं? एक्टिव साइट पे तो सबस्ट्रेट अटैच होता है। देखिए, कल मैंने कहा था कि इंड्यूसर या इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ेंगे, राइट। पर ये किसका सिमिलर है? बिल्कुल, तो जहां सबस्ट्रेट जुड़ता है वहीं ये जुड़ जाता है, इसलिए कहते हैं कि अटैच ऑन एक्टिव साइट। और ये हमेशा रिवर्सिबल होते हैं, दे आर ऑलवेज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है कि एंजाइम इनहिबिटर से जुड़ेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा और आप कुछ देर के बाद ये ब्रेक भी हो सकता है वापस। तो ये दोनों डायरेक्शन में चलता है, इसको रिवर्सिबल बोलते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इफेक्ट हम खत्म कर सकते हैं। देखिए क्या, कैसे कर सकते हैं? if we increase concentration of substrate, then effect of competitive inhibitor is reduced। कैसे reduce होगा उसको explain कर देता हूं। देखिए क्या है कि आपके पास 100 सबस्ट्रेट है इनिशियली, और 100 आपके पास एंजाइम थे, राइट। एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, लेकिन यहां क्या हुआ कि 5 इनहिबिटर आ गए, और इनहिबिटर बिल्कुल किसके जैसे दिखते हैं? सबस्ट्रेट। तो इन 100 में से क्या हुआ कि 98 तो यहां जाकर अटैच्ड हो गए, लेकिन 2 है ना गलती से जाके कहां अटैच्ड हो गए? इनहिबिटर से। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन तो गिरेगा, क्योंकि पहले काम करने वाले कितने वर्कर थे हमारे पास? 100। अब काम करने वाले कितने? 98। मान लीजिए कि ये 15 है, तो गलती से 3 चले गए। अब मुझे ना ये इफेक्ट खत्म करना है, कि मैं चाहता हूं कि एक भी मॉलिक्यूल मेरा नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया? सबस्ट्रेट को बढ़ा के 1000 कर दिया। तो इन 1000 के सामने ये 10 कुछ भी नंबर नहीं है, तो बहुत रेयर चांस है कि ये 100 एंजाइम्स इससे जाके जुड़ेंगे, क्योंकि ये जितने एंजाइम है ना उससे 10 टाइम ज्यादा है सबस्ट्रेट, तो मैक्सिमम चांस है कि ये इसी से जाके जुड़ेंगे। उससे बहुत रेयर चांस हो गया, पहले चांसेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि एंजाइम भी 100 थे, सबस्ट्रेट भी 100 थे। लेकिन अब आपने सबस्ट्रेट एंजाइम की कंपेयरली 10 टाइम ज्यादा कर दिया, तो अब बहुत रेयर है कि कोई सबस्ट्रेट कोई एंजाइम का मॉलिक्यूल इससे जाकर जुड़ेगा, क्योंकि ये तो 10 ही है, ये 1000 है, तो ज्यादा चांस इनके होंगे। ऐसे क्या कर सकते हैं अपन सबस्ट्रेट को बढ़ाकर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इफेक्ट रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप ये लिख लीजिए कॉम्पिटिटिव के बारे में।
if we increase concentration of substrate then effect of competitive inhibitor is reduced. ठीक है, या पूछा जाता है कि कॉम्पिटिटिव का V मैक्सिमम पर क्या इफेक्ट होगा और केम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा. दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. इफेक्ट ऑन V मैक्सिमम, कि अगर आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ले रहे हो, कहीं पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया है और आपने बाद में उसको ओवरकम कर दिया है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा के, तो जब भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, तो V मैक्सिमम में ना अनचेंज्ड रहता है. अनचेंज्ड क्यों रहता है? क्योंकि ये एक तो रिवर्सिबल है, ये किसी एंजाइम को खराब नहीं करता है. मान लीजिए आपके 100 एंजाइम पहले काम कर रहे थे और आपकी एक वेलोसिटी आ रही थी x, सडनली कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आया और आपके 90 मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं, तो V मैक्सिमम थोड़ा कम हो गया, लेकिन आपने वापस क्या V मैक्सिमम पे जा सकते हो. इसको ऐसे समझो कि आप 100 एंजाइम काम कर रहे थे पहले इनिशियली और आपका एक V मैक्सिमम आ रहा था 10, लेकिन आपने जब यहां कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डाला तो 100 में से 10 तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ बिजी हो गए और अब काम केवल 90 कर रहे हैं, तो V मैक्सिमम कितना हो गया? एक बार हो गया 7. ओके, अब आपने इसको ओवरकम किया. ओवरकम कैसे करोगे आप सबस्ट्रेट को बढ़ा दोगे. आपने सबस्ट्रेट बढ़ाया तो आप क्या देख रहे हो कि बाकी मॉलिक्यूल ये वापस 100 हो गए, क्योंकि रिवर्सिबल था. ये जो 10 इसके साथ जुड़े हुए थे ये ब्रेक हुए और बाद में सबस्ट्रेट के साथ जुड़ना स्टार्ट हो गए. तो जब आपने इसको ओवरकम किया ना, तो V मैक्सिमम वापस 10 आ गया, क्योंकि आपके 100 मॉलिक्यूल वापस काम करने आ गए. लेकिन आप ये देखो, आपको 100 मॉलिक्यूल को वापस लाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ा? कंसंट्रेशन ऑफ. तो केम कांस्टेंट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि केम कांस्टेंट क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ही तो था. तो आपने जब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाई तो केम कांस्टेंट बढ़ गया. इसका मतलब हो गया कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आने पर V मैक्सिमम तो वापस अचीव हो जाएगा, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपको केम कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ानी पड़ेगी. तो ये इफेक्ट यहां लिख लीजिए आप. V मैक्सिमम अनचेंज्ड है क्योंकि आप वापस उन एंजाइम को फ्री करके यूज कर सकते हो, लेकिन यूज करने के लिए आपको कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए केम कांस्टेंट राइज हो जाएगा. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होने पर V मैक्सिमम अनचेंज्ड होता है, लेकिन केम कांस्टेंट बढ़ जाता है. ओके, इसके बाद चलते हैं अपन नॉन कॉम्पिटिटिव के पास. नॉन कॉम्पिटिटिव को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा अपन को. इस तरह डिवाइड करोगे दो, एक होगा रिवर्सिबल और एक होगा इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इसके दो पार्ट कर दीजिए. नॉन कॉम्पिटिटिव दो टाइप का होता है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. ओके, चलते हैं सबसे पहले रिवर्सिबल पे. रिवर्सिबल में एग्जाम्पल लिख लीजिए. एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ये किसको इनहिबिट करता है? ये हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करता है. उसका भी एग्जाम्पल नहीं लिखा ना अपन ने. हाँ, उसका एक एग्जाम्पल भी लिखो उधर उसमें कॉम्पिटिटिव वाले में. उसका एक एग्जाम्पल है बड़ा फेमस, मेलोनेट. ये कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल लिखा रहा हूं मैं. इसका एग्जाम्पल लिखा रहा हूं कॉम्पिटिटिव का. कहां गया वो कॉम्पिटिटिव? इस कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल लिखा रहा हूं. एग्जाम्पल है मेलोनेट, और ये किसको इनहिबिट करता है? तो आगे लिख सकते हो आप, इनहिबिट सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम. सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम. सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम. एक और होती है सल्फा ड्रग्स. कुछ दवाइयां आती है सल्फा ड्रग्स बोलते हैं उनको. ये हमारे बॉडी के अंदर एक एमिनो एसिड होता है पाबा, पेरा एमिनो बेंजोइक एसिड होता है, इसको इनहिबिट करता है. तो इनहिबिट पाबा ऐसे लिख लेना.
सल्फा ड्रग्स इनिबिट पाबा, पी एमिनो बेंजोइक एसिड। आपकी बॉडी के अंदर एक एसिड बनता है एमिनो बेंजोइक एसिड, उसको ये इनिबिट कर देता है सल्फा ड्रग्स। नीचे वाला उतना नहीं पूछा जाता, मेलोनेट वाला ज्यादा चांस है। ओके चलो अब इधर आ जाइए वापस। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में सबसे पहले अपन ने किस पे लिखा, रिवर्सिबल में। तो रिवर्सिबल में आप लिख लो ये वाला, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनिबिट हेक्सोकाइनेज। इस एग्जाम्पल को ना फीडबैक और प्रोडक्ट इनिबिशन बोलते हैं, प्रोडक्ट इनिबिशन। क्योंकि ना हेक्सोकाइनेज ने इसको बनवाया था, और जिसने जिसको बनाया सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज आपकी बॉडी के अंदर सक्सिनिल को एंजाइम को सक्सिनिक में कन्वर्ट करता है, सक्सिनेट में कन्वर्ट करता है क्रेब साइकिल में। जब क्रेब साइकिल चल रहा होता है तो आपके अंदर एक कंपाउंड बनता है सक्सिनिल को एंजाइम, उसको सक्सिनेट में कन्वर्ट करता है सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ओके हेक्सोकाइनेज ने इसको बनवाया था, और ये बनने के बाद उसी को इनिबिट करता है, इसलिए इसका नाम है प्रोडक्ट इनिबिशन, फीडबैक इनिबिशन। क्योंकि जिसने इसको प्रोडक्ट किया, प्रोड्यूस किया, उसी को ये इनिबिट कर देता है। पर ये रिवर्सिबल है, इसको भी अपन खत्म कर सकते हैं। अच्छा ये नॉन कॉम्पिटिटिव कहां अटैच्ड होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव बिल्कुल एलोस्टेरिक पर, जो डिफरेंट एक्टिव साइट्स। तो जब आप यहां नॉन कॉम्पिटिटिव लिखा था ना, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, तो यही ब्रैकेट में लिख लेना, इसके ब्रैकेट में स्ट्रक्चर ऑफ इनिबिटर इज डिफरेंट, वहां ब्रैकेट में लिखो अटैच विद एलोस्टेरिक साइट, अटैच विद एलोस्टेरिक साइट। नॉन कॉम्पिटिटिव में नॉन कॉम्पिटिटिव एलोस्टेरिक साइट, कल एक साइट पढ़ाई थी मैंने एलोस्टेरिक, उस साइट पर जाके जुड़ता है, और वो हमेशा एक्टिव पे जुड़ता है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव ऑलवेज अटैच विद एलोस्टेरिक साइट, बट कॉम्पिटिटिव अटैच विद एक्टिव साइट। ओके वापस आ जाते हैं, रिवर्सिबल का एग्जांपल हो गया है, इरिवर्सिबल का एग्जांपल बचा है। इसका एग्जांपल है साइनाइड, और ये किस एंजाइम को डिस्ट्रॉय करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ना हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम का मेन एंजाइम है, इसलिए जो भी साइनाइड खाता है ना उसका एटीएस बंद हो जाता है, एटीपी बनना बंद हो जाता है, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है। तो साइनाइड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का इनिबिटर है, वो भी नॉन इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार पकड़ लिया मतलब इसको खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, वापस इसको छोड़ेगा नहीं। तो साइनाइड सबसे खतरनाक पॉइजन इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये इरिवर्सिबल है, इसको सही नहीं कर सकते एक बार कनेक्ट करने के बाद। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनिबिट करता है, जो कि ईटीएस का मेन एंजाइम है। ठीक है, ये आपका इनिबिटर वाला पोर्शन हो गया। अच्छा इसका भी इफेक्ट देखते हैं, जैसे नॉन कॉम्पिटिटिव का मैं जा रहा हूं। नॉन कॉम्पिटिटिव में अगर आपने कहीं भी नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ला दिया है तो आप याद रखना वी मैक्सिमम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप कितना भी सबस्ट्रेट बना दो ये इसको नहीं छोड़ेगा दोबारा। अगर आपके 10 मॉलिक्यूल एक बार अटैच हो गए तो फिर वो हो गए, तो वी मैक्सिमम 100 से 90 हो गया ना, तो फिर वो 90 हो गया, वो 100 नहीं जा पाएगा। इस पे मानते हैं कि नॉन कॉम्पिटिटिव का इफेक्ट वी मैक्सिमम को डिक्रीज करता है, और केम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे बढ़ाओ चाहे कम करो। तो अपन जन बढ़ाएंगे तो केम कांस्टेंट अनचेंज रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि अमाउंट बढ़ा के इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो केम कांस्टेंट अनचेंज, वी मैक्सिमम डिक्रीज, नॉन कॉम्पिटिटिव का इफेक्ट है ये। नॉन कॉम्पिटिटिव में लिख लो वी मैक्सिमम डिक्रीज, वी मैक्सिमम डिक्रीज, केम कांस्टेंट अनचेंज्ड, वी मैक्सिमम डिक्रीज, केम कांस्टेंट अनचेंज्ड। केम कांस्टेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आप इसको ओवरकम नहीं कर सकते, इससे वापस बच नहीं सकते अपन, क्योंकि वहां तो इसलिए बच रहे थे कि एक्टिव साइट होती थी, यहां एक्टिव साइट नहीं है तो एलोस्टेरिक पे जुड़ा हुआ है। आप समझो नॉन कॉम्पिटिटिव कहां जाके जुड़ रहा है, एलोस्टेरिक साइट पे। सबस्ट्रेट कहां जुड़ता है, अब आप सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ा लो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट एलोस्टेरिक पे तो कभी जुड़ेगा ही नहीं, तो वहां तो जो जुड़ा है वो उससे कोई मतलब आप सबस्ट्रेट बढ़ाकर यहां कोई फर्क नहीं डाल पाओगे। वी मैक्सिमम तो रिड्यूस होगा, तो ये वी मैक्सिमम रिड्यूस हो जाता है, और केम कांस्टेंट का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि कंसंट्रेशन से कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है। ठीक है, ये आपका एंजाइम वाला चैप्टर खत्म हुआ। ओके, इसी में अब लास्ट बचा विटामिन। तो विटामिन वैसे तो आप हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हो, शायद पढ़ लिए क्या सबने? ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे केमिकल नेम सबके पता होना चाहिए अपन को, है ना। विटामिन ए रेटिनोल, डी कैल्सीफेरोल, ई टोकोफेरोल, के को आप नेफ्थाक्विनोन, क्लोरोक्विनोन या कोई भी क्विनोन बोल सकते हो, B1
थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिनिक, B5 पेंटाथेनिक, B6 पायरिडोक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक, B12 साइनोकोबालेमिन और विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, डिजीज कम से कम जो फेमस है याद होना चाहिए। जैसे विटामिन ए की कमी होगी तो आपको 2 डिजीज हो सकती है। एडल्ट में होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना बंद हो जाता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको होता है जीरोप्थेल्मिया, उनकी आईज ड्राई हो जाती है, कॉर्निया पे क्रैक आ जाते हैं। विटामिन डी, बच्चों के अंदर जो डिजीज होती है वो रिकेट्स, उनकी बोन कर्व हो जाती है, और जो बड़ों में होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमेलेशिया बोलते हैं, जिसमें बोन ब्रेक होने, फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं क्योंकि कमजोर हो जाती है। विटामिन ई, जिससे इनफर्टिलिटी होती है, अगर विटामिन ई कम हो जाता है तो इनफर्टिलिटी आती है। के, हीमोरेजिक कंडीशन आती है, मतलब क्लोट नहीं बनता, हीमोरेजिक का मतलब है ब्लड फ्लो चलता रहता है। B1 बेरी बेरी डिजीज होती है जो कि एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज है। B2 की वजह से किलोसिस होता है, किलोसिस का मतलब होता है होठों के किनारों पर बड़े बड़े घाव हो जाना, किलोसिस। B3 से पेलेग्रा होता है। B5 की कमी से डर्मेटाइटिस होता है, जिसमें स्किन पर क्रैक होने लग जाते हैं, घाव बनने लग जाते हैं। B6 मस्कुलर वीकनेस आती है, एनीमिया होता है, और ज्यादा B6 कम है तो पैरालिसिस भी हो सकता है। B7 मस्कुलर वीकनेस होती है, हेयर फॉल होता है B7 की कमी से। B9 फॉलिक एसिड में एनीमिया होता है, उसको माइक्रोसिस्ट एनीमिया बोलते हैं, आरबीसी छोटी हो जाती है। B12 में पर्निशियस एनीमिया होता है, जिसको मैक्रोसिस्ट बोलते हैं, वो आरबीसी बड़ी हो जाती है। और C जो है वो स्कर्वी होता है, मतलब हमारे मसूड़ों में से, गम में से ब्लीडिंग होने लग जाती है। विटामिन सी को हम एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं, आपकी इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन सी अच्छा है। B12 है ना, वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में नहीं मिलता है, प्लांट बेस्ड जो होते हैं तो वो B12 ज्यादातर आपको मिलता है मिल्क से, एग से, मीट से। स्पाइरुलिना एक्सेप्शन है, वो एक ऐसा प्लांट है जिसमें B12 मिलेगा, अदरवाइज बाकी में B12 का इतना अमाउंट कम होता है कि वो आपकी बॉडी के लिए इनफ नहीं है, होता है लेकिन बहुत कम। तो आप वेजिटेरियन फूड से B12 नहीं अचीव कर पाओगे, उसके लिए आपको कर्ड, एग, मीट या लीवर वगैरह ये सब इंटेक करना पड़ेगा। एटलीस्ट कोई वेजिटेरियन है उसको मिल्क और कर्ड लेना चाहिए B12 के लिए, राइट। मिल्क, मीट और एग, इनमें विटामिन सी को छोड़ दो, बाकी सब विटामिन मिलते हैं। अगर कोई मिल्क लेता है, कोई एग लेता है, कोई मीट लेता है, तो उसमें विटामिन सी नहीं होता, बाकी सब विटामिन होते हैं। विटामिन सी मेनली सिट्रस फ्रूट में होता है, कुछ चेरी वगैरह के अंदर भी होता है, और चिली वगैरह के अंदर भी होता है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें थी जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। ओके, तो फिर तो ये आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर हो गया है। डीएनए आरएनए ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, और ये लास्ट में अपने एंजाइम भी पढ़ लिया। अब कौन सा चैप्टर है तुम्हारे पास? प्लांट फ्यूजन में कितना पढ़ लिया था? ऐसा थोड़ी होता है, कुछ नहीं पढ़ा। चल प्लांट फ्यूजन स्टार्ट करते हैं। प्लांट फ्यूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लांट फ्यूजन आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो, एओ से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम में भी क्वेश्चन प्लांट फ्यूजन के आते हैं, पीजी में भी काफी क्वेश्चन आते हैं इसके। तो प्लांट फ्यूजन में बेसिकली हमें क्या है कि 4-5 चैप्टर पढ़ने हैं। हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस के बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर होता है प्लांट रेस्पिरेशन। प्लांट रेस्पिरेशन, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास होता है वो होता है एंजाइम, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पर बात नहीं करेंगे। तो प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट जो है वो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ये चैप्टर हमें प्लांट फ्यूजन के अंदर पढ़ना है। वेटेज बहुत वेरिएबल है, कई बार 4 क्वेश्चन भी आए हुए हैं प्री पीजी में, कई बार 2 भी हुआ है, मतलब आप 2 to 5 क्वेश्चन ले सकते हैं कि कई बार ये 5 क्वेश्चन प्री पीजी के पेपर में दे जाता है अकेला, कई बार 2 क्वेश्चन भी देता है। बाकी जितने भी एग्जाम से ये सब में आएगा। तो प्लांट फ्यूजन में बेसिकली हमें ये 4 चैप्टर कवर करने हैं। फोटोसिंथेसिस, प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन एंड प्लांट वाटर रिलेशनशिप। पहला चैप्टर आप हेडिंग डालो, फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इनिशियली वो साइंटिस्ट से अपन स्टार्ट करते हैं, जैसा कि अपने मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन साइंटिस्ट ज्यादा आते नहीं है, तो ऐसा है कि एक बार रीड आउट करना है और छोड़ देना है। लेकिन आप पूरे पेपर में देखोगे तो एक भी साइंटिस्ट नहीं होता है,
कई बार ऐसे 100 पूरे क्वेश्चन होते हैं उसमें एक भी साइंटिस्ट नहीं, तो कम चांस है कि कोई साइंटिस्ट आए, पर एक बार रीड आउट जरूर करना है। जो बेसिक साइंटिस्ट है जैसे स्टीफन हेल है, पूरी दुनिया में सबसे पहले स्टीफन हेल ने प्लांट फिजियो के लिए बोला था कि प्लांट्स के अंदर कुछ होता है। आई मीन प्लांट्स जो है वो नॉन लिविंग नहीं है, प्लांट्स लिविंग है और उनके अंदर कोई एक्टिविटीज होती है। हालांकि प्लांट की लिविंग एक्टिविटी को जेसी बोस ने ज्यादा रिप्रेजेंट किया था, लेकिन इन्होंने कहा था कि कुछ फिजियोलॉजी रिएक्शंस चलती है, मतलब पूरी दुनिया में प्लांट फिजियोलॉजी को इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था। तो इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियो ये स्टीफन हेल है। यही काम इंडिया में जेसी बोस ने किया था, जगदीश चंद्र बोस ने, तो उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। एक बार रीड आउट करना है, छोड़ नहीं सकते कि कभी आ जाए, ज्यादा इस पर अपन को ध्यान नहीं लगना है साइंटिस्ट पे। सो जेसी बोस फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, स्टीफन हेल फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट के लिविंग होने के एविडेंस जेसी बोस ने ज्यादा अच्छे दिए थे स्टीफन हेल से। सो फादर ऑफ प्लांट फिजियो स्टीफन हेल एंड फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। अभी तक इनको यह भी नहीं मालूम था कि फोटोसिंथेसिस जैसी कोई चीज होती भी है। पहली बार एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस में बोला कि यार प्लांट जो है ना वो लाइट की प्रेजेंस में कोई फूड जनरेट करते हैं, कोई फूड बनाते हैं। वो साइंटिस्ट थे इंजेन हाउस। इंजेन हाउस को ना डिस्कवरर ऑफ फोटोसिंथेसिस माना जाता है। कई बार ये नहीं होता है तो स्टीफन हेल को लोग आंसर दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस को डिस्कवर किया था इंजेन हाउस ने। इंजेन हाउस नहीं है तो स्टीफन हेल कई कुछ बुक्स में है, पर ध्यान रखना इंजेन हाउस ने फोटोसिंथेसिस को एक्चुअली डिस्कवर किया। इन्होंने एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। इन्होंने कहा कि देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट्स का होना बहुत जरूरी है, तो एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लाइट बहुत जरूरी है, ये इंजेन हाउस ने कहा था। इंजेन हाउस इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बीकर लिया, उसके अंदर इन्होंने वाटर रखा और एक वाटर प्लांट लिया जो पानी के अंदर रहता है, और इन्होंने क्या देखा कि जब ये लाइट डाल रहे हैं, जब ये लाइट यहां से डालते थे, जो प्लांट के ग्रीन पार्ट थे उनके आसपास छोटे छोटे बबल्स बनते थे, और जैसे वो लाइट हटा देते थे ये बबल्स हट जाते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो जब मैं लाइट डालूंगा तो ग्रीन पार्ट है ना एक ऐसा प्रोसेस कर रहा है जिसमें से ऑक्सीजन, मतलब उस समय ऑक्सीजन तो हुआ नहीं था, जिससे कुछ गैसेस रिलीज हो रही है। अब आपको भी पता है कि बबल्स क्यों बन रहे हैं, ड्यू टू O2, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट O2 छोड़ता है, तो जैसे लाइट डालोगे फोटोसिंथेसिस होगा, O2 निकलेगा तो बबल्स बनने लगेंगे। जैसे लाइट बंद करते थे बबल्स बंद हो जाते थे। उन्होंने कहा कि देखिए प्लांट जो भी बना रहा है, प्लांट एक कोई प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है जो इसका फूड बनाना बोलते हैं उसको, क्योंकि उस समय इतना सब टर्मिनोलॉजी नहीं आई थी। तो उन्होंने कहा कि जब लाइट डालोगे तो वो प्रोसेस चल पड़ता है। किसी ने कहा कैसे पता, उन्होंने कहा कि देखो लाइट डालने के बाद बबल्स बन रहे हैं, मतलब प्रोसेस चल रहा है। जैसे मैं लाइट ऑफ कर रहा हूं बबल्स बनना बंद हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो फूड बना रहा है ये केवल किसके प्रेजेंस में फूड बनाता है, लाइट के प्रेजेंस में। इससे लाइट की इंपॉर्टेंस पता चल गई कि प्लांट को अगर फूड बनाना है तो उनको लाइट चाहिए। उन्होंने कुछ ने डार्क जगह पर रख के देखा प्लांट को तो प्लांट मर गया। तो फिर इसकी बात को और ज्यादा लोगों ने माना कि बिल्कुल सही है, प्लांट को सनलाइट की नीड होती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस ये इन्होंने एक्सप्लेन किया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, एक्सपेरिमेंट अपन को नहीं देखना है, बस अपन को तो जो मेन बात थी वो याद रखनी। बाद में एक साइंटिस्ट और आया मोल, इसको मोल्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मोल्स एक्सपेरिमेंट ऑल्सो नोन एज हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया कि ना CO2 भी जरूरी है लाइट के साथ, तो इनको माना जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 के लिए। फोटोसिंथेसिस में CO2 बहुत जरूरी होती है, इन्होंने बताया कैसे। इन्होंने क्या किया, एक लीफ को, एक फ्लास्क लिया, कुछ लीव्स को यहां रखा और कुछ लीव्स को बाहर डाल दिया। ठीक है, तो इन्होंने इस फ्लास्क को बंद कर दिया, इसके अंदर KOH रख दिया। KOH क्या करता है, KOH जितनी भी CO2 होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस बॉक्स के अंदर जितना भी CO2 था ना वो किसने ले लिया, इस बॉक्स के अंदर CO2 खत्म हो गया और बाहर CO2 था, और ये ट्रांसपेरेंट थी ताकि सनलाइट अंदर भी आ जाए। तो सनलाइट अंदर भी गई बाहर भी थी। कुछ टाइम के बाद जब इन्होंने निकाल के देखा तो पता चला यहां पर इनके पास स्टार्च मॉलिक्यूल थे और यहां पर स्टार्च मॉलिक्यूल नहीं थे।
पहले जितना स्टार्च था उसको डिसॉल्व करके हटा दिया इन्होंने, लीफ में कोई स्टार्च नहीं था जब दोनों को डाला। तो देख रहे हैं कि बाहर वाली लीफ ने तो स्टार्च बनाया और अंदर वाली लीफ ने नहीं बनाया, जबकि लाइट दोनों को दी थी, क्योंकि अभी तक इंजन हाउस ही फेमस था लाइट के लिए। तो बाद में इन्होंने कहा कि देखो लाइट तो इंपॉर्टेंट है, ये बात तो सही है, लेकिन लाइट के साथ कौन होना चाहिए, कि जब मैंने CO2 हटा दी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और बाहर वाली फोटोसिंथेसिस कर रही थी क्योंकि बाहर CO2 थी। तो इसको बोलते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 को एक्सप्लेन किया था, तो ये भी आप लिख लो। मॉल एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था, उन्होंने CO2 के इंपॉर्टेंस को बताया था। एविडेंस अपन बात ही नहीं कर रहे हैं भाई, अपन बात कर रहे हैं कि प्लांट में जो बबल्स बनते हैं वो क्यों बन रहे हैं, ये कोई इनिशियल बात नहीं चल रही। तुम्हारा कहना अलग है कि दुनिया में जब पहली बार फोटोसिंथेसिस हुआ था ना, वो बैक्टीरिया ने किया था, और बैक्टीरिया H2O की जगह H2S को लेते थे, तो वो ऑक्सीजन की जगह सल्फर रिलीज करते थे। तो वो तुम अलग चीज बोल रहे हो ना, वो तो इवोल्यूशन का सीक्वेंस बता रहे हो। यहां सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये बात सही है कि दुनिया में जो पहला फोटोसिंथेसिस हुआ था उस समय ऑक्सीजन नहीं रिलीज हुआ था, उस समय सल्फर रिलीज हुआ था, H2S को लेते थे वो। बाद में ब्लू ग्रीन एल्गी ने पहली बार H2O को यूज किया, तो उन्होंने पहली बार O2 रिलीज करी, फिर बाद में प्लांट भी H2O को यूज करने लगे। और यही बड़ा रीजन है कि प्लांट पूरी दुनिया में मिलते हैं H2O की वजह से। अगर प्लांट भी H2S लेते ना, तो दुनिया में बहुत लिमिटेड जगह पर ही प्लांट होते जहां H2S होता। लेकिन ये बहुत पूछा था कि वाई प्लांट्स आर सो फार इन ऑल वर्ल्ड, तो हमारा आंसर होता है क्योंकि पूरी दुनिया में पानी है, तो पानी की वजह से प्लांट इतने स्प्रेडेड है। अगर लेकिन इसी की तरह होते, H2S पे डिपेंड होते, तो जहां H2S है वहां प्लांट होते, बाकी नहीं होते, राइट। तो वो अलग स्टोरी, आपकी पूरी बैक्टीरिया वाली स्टोरी वो मैं नहीं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि लाइट इंपॉर्टेंट है, इंजन हाउस, CO2 इंपॉर्टेंट है, मॉल, ये दो चीजें मैंने एक्सप्लेन की। चलिए आगे चलते हैं एंजलमैन के पास। ये थोड़ा मुझे लगता है कि फेमस है, यहां से कोई छोटा मोटा क्वेश्चन बन भी सकता है, साइंटिस्ट का ना बने लेकिन इनकी स्टोरी का बन सकता है। एंजलमैन ने जो वर्क किया था वो एक एल्गी पे किया था, क्लेडोफोरा एल्गी पर इनका एक्सपेरिमेंट था। और ये जिसके लिए वेल फेमस है वो है एक्शन स्पेक्ट्रम। देखिए एक्शन का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। और स्पेक्ट्रम का मतलब है विबग्योर, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर। तो एंजलमैन ने क्या किया, अलग अलग कलर पर फोटोसिंथेसिस को करके देखा और उन्हें पता चला कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जिस लाइट पर होती है उस लाइट का नाम है रेड, सेकंड नंबर पे होती है ब्लू, और अगर हम लास्ट पे चले तो ग्रीन। सो ग्रीन पे सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है रेड लाइट पर। ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। तो कभी क्वेश्चन है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस फाउंड ऑन, देन आंसर इज रेड, सेकंड इज ब्लू एंड द लोएस्ट इज ग्रीन। अच्छा व्हाइट ऑप्शन में हो तो व्हाइट क्यों, बिकॉज व्हाइट इज मिक्सचर ऑफ ऑल लाइट, आप इन सबको मिला दोगे तो ये व्हाइट बन जाता है, राइट। तो अगर कभी ऑप्शन में व्हाइट होना तो व्हाइट कलर नहीं है, व्हाइट एक मिक्सचर है, पूरे विबग्योर को मिलाकर व्हाइट होता है। आप व्हाइट लाइट को लाइए, जैसे सनलाइट इज व्हाइट, इसको आप प्रिज्म पे डालते हो ना तो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 7 कलर मिलके व्हाइट है। तो व्हाइट कभी ऑप्शन में हो तो वो तो फिर सबसे ज्यादा है। अगर व्हाइट नहीं है और हम विबग्योर में कंपेयर कर रहे हैं तो रेड पर सबसे ज्यादा होगा और ग्रीन पे सबसे कम होगा। बाद में इन्होंने एब्जॉर्प्शन भी निकाला कि प्लांट किस लाइट को सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्व करते हैं। तो जब मैं मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन पे जाऊंगा ना, तो मैक्सिमम प्लांट किस लाइट को लेते हैं, ब्लू, सेकंड नंबर पे रेड एंड लास्ट ग्रीन। प्लांट सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्व करते हैं ब्लू लाइट को, रेड सेकंड पे चला गया, मतलब जस्ट ऑपोजिट हो गया फोटोसिंथेसिस और ऑब्जॉर्प्शन में। अगर मैं रेड और ब्लू का बात करूं, ग्रीन इज सिमिलर, ग्रीन का ऑब्जॉर्प्शन भी सबसे कम होता है, फोटोसिंथेसिस भी सबसे कम होता है। कुछ लोगों को लगता है कि सर ऑब्जॉर्प्शन में ब्लैक आना चाहिए, नहीं, वो अलग थ्योरी है। वो ऐसा क्वेश्चन आया ना कि कौन सा कलर सबसे ज्यादा लाइट ऑब्जॉर्व करता है, तो फिर आंसर ब्लैक जाता है। ब्लैक कलर सबसे ज्यादा लाइट ऑब्जॉर्व करता है, ग्रीन सबसे कम लाइट ऑब्जॉर्व करता है। इसलिए घर में जो पर्दे बनाए जाते हैं ना वो ग्रीन कलर के बनाए जाते हैं। आप देखेंगे शेड वेड लगाते हैं सब ग्रीन लगाते हैं, क्यों, क्योंकि ये सबसे कम लाइट ऑब्जॉर्व करता है, तो ये गर्मी से बचाएगा। अगर आप ब्लैक कर्टन लगा देंगे ना तो वो लाइट ऑब्जॉर्व करके रख लेगा। तो वो अलग क्वेश्चन है कि कौन सा कलर सबसे ज्यादा लाइट ऑब्जॉर्व करता है, ब्लैक, सबसे कम लाइट ऑब्जॉर्व करने वाला कलर है ग्रीन, ठीक है। यहां मैं सिर्फ प्लांट की बात कर रहा हूं, यहां मुझे कलर से मतलब नहीं। तो प्लांट किस लाइट को सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्व करते हैं, ब्लू, सेकंड नंबर पे रेड। एक क्वेश्चन आता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी लाइट कौन सी है,
कौन सी लाइट पर प्लांट सबसे अच्छा ग्रो करेगा? आंसर है रेड। ये आप लिख लीजिए, पेज के ऊपर लिख लो, ये अपने रिलेटेड नहीं है लेकिन लिख लेना। प्लांट रिप्रेजेंट मैक्सिमम ग्रोथ इट रेड लाइट। प्लांट रिप्रेजेंट मैक्सिमम ग्रोथ इन रेड लाइट। रेड लाइट पर सबसे ज्यादा ग्रो करता है इन रेड लाइट। आप प्लांट को अगर रेड लाइट लेके ही आप रखोगे तो वो तेज ग्रो करेगा, फास्ट ग्रो करेगा। चलिए, ये तो हो गया इन दोनों का। इनके दोनों के ग्राफ भी आते हैं, पर ठीक है, आपको तो थ्योरी याद है तो ग्राफ का कोई ज्यादा सीन नहीं है, फिर भी मैं बना दूं तो इजीली समझ लोगे। ये फोटोसिंथेसिस, वेवलेंथ, अब्जॉर्प्शन, वेवलेंथ। ग्राफ जैसे ही मैं बनाऊंगा हमें समझ में आना चाहिए। ये एक पीक बनाया, लोएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक। तो ये जो हाईएस्ट पीक है किसका है? रेड का, क्योंकि मैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूं। सेकंड पीक किसका आ रहा है? ब्लू का। और लोएस्ट पीक किसका आ रहा है? ग्रीन का। लेकिन मैं अब्जॉर्प्शन की बात करूंगा तो ये हाईएस्ट होगा, फिर ये सेकंड होगा। तो हाईएस्ट कौन चला गया? ब्लू। सेकंड कौन आ गया? रेड। एंड द लोएस्ट कौन आ गया? ग्रीन। तो ये दोनों ग्राफ भी आप साइड में बना लीजिए ताकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक फोटोसिंथेसिस को, एक अब्जॉर्प्शन को। साइंटिस्ट पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, एक बार रीड आउट करते हुए आगे बढ़ेंगे, कभी कोई आ जाए। मुझे लगता है कि साइंटिस्ट से नहीं आता, लेकिन इनकी इन स्टोरियों से आ जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि साइंटिस्ट अपने साथ बहुत सारी बातें भी लेकर आते हैं। तो साइंटिस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितनी उनकी बातें इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल ने ना लाइट रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन लाइट रिएक्शन, कि देखिए लाइट रिएक्शन में ये सब होता है। बाद में एक साइंटिस्ट हो रहा है ब्लैकमैन, इन्होंने कहा कि नहीं, प्लांट में केवल लाइट रिएक्शन है ऐसा नहीं है, एक रिएक्शन ऐसी भी होती है जिसे सनलाइट की नीड नहीं होती, उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो डिस्कवरी ऑफ डार्क रिएक्शन, पहली बार इन्होंने डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया। इन्होंने कहा कि प्लांट के पास सनलाइट की प्रेजेंस में और सनलाइट के एब्सेंस में दोनों होता है। डार्क रिएक्शन को लाइट की नीड नहीं होती है, लेकिन वो डिपेंड जरूर करती है लाइट रिएक्शन पर। वो कैसे, वो सब बात की बात है। अभी सिर्फ हमें इतना पढ़ना है कि लाइट रिएक्शन को एक्सप्लेन किया था रॉबर्ट हिल ने, और डार्क रिएक्शन के लिए कंप्लीटली वेल नोन साइंटिस्ट है ब्लैकमैन। एक्सप्लेन लाइट रिएक्शन, ब्लैकमैन डिस्कवरर ऑफ डार्क रिएक्शन, राइट। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो ऑक्सीजन निकल रही थी वो कहां से आ रही थी? क्योंकि CO2 रिएक्ट कर रहा है H2O से, तब बन रहा है C6H12O6 और साथ में क्या रिलीज हो रही है? O2। प्रॉब्लम ये था कि O2 इसके पास भी थी और इसके पास भी थी। हमें ये नहीं पता चल रहा था कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में वो कहां से आती है। तो एक साइंटिस्ट है वॉन नेल। वॉन नेल ने प्रूव किया कि O2 ऑलवेज रिलीज फ्रॉम H2O। कैसे यूज किया, कैसे प्रूव किया? विद द हेल्प ऑफ H2S। उन्होंने जैसे H2S लिया तो ऑक्सीजन की जगह क्या रिलीज होने लग गई? सल्फर। इसकी बात को फिर तीन साइंटिस्ट, रुबेन, हाशिद एंड कॉमेन, इन्होंने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ O18। इन्होंने क्या किया? CO2 की ऑक्सीजन नॉर्मल 16 रहने दी, लेकिन H2O की ऑक्सीजन 18 आइसोटोप ले लिया, और इन्होंने देखा कि जो O2 रिलीज हो रही थी वो 18 वाली रिलीज हो रही थी। तो इसको प्रूव भी कर दिया कि यस, वॉन नेल वाज करेक्ट। वॉन नेल ने पहली बार बताया कि O2 रिलीज होती है H2O से। किसकी हेल्प से प्रूव किया? H2S की हेल्प से। उन्होंने कहा कि देखिए, आप जब H2S लेंगे ना तो सल्फर निकलने लगेगी। रुबेन, हाशिद एंड कॉमेन ने उसी बात को प्रूव किया O18 की हेल्प से। उन्होंने CO2 में नॉर्मल ऑक्सीजन लिया, लेकिन H2O का ऑक्सीजन इन्होंने आइसोटोप ले लिया, और जो ऑक्सीजन निकल रही थी उसको पकड़ा और चेक किया तो आइसोटोप निकला हो। इसका मतलब H2O से ही ऑक्सीजन होती है। तो वॉन नेल लिखकर सामने लिख लो, ही प्रूव्ड दैट, वॉन नेल में लिख लो, ही प्रूव्ड दैट O2 of photosynthesis release from H2O. O2 of photosynthesis release from H2O.
रिलीज फ्रॉम H2O, ब्रैकेट में लिखना विद द हेल्प ऑफ H2S। हाँ, ये ब्लैकमैन वही है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 1905। तो आपने लिखा है O2 ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज फ्रॉम H2O, ये प्रूव किया था, राइट, विद द हेल्प ऑफ H2S। और नीचे स्टार लगा के लिख दो, इट प्रूव्ड बाय रुबेन, हाशिद एंड कॉमेन। इसको भी प्रूव किया था फिर रुबेन, हाशिद एंड कॉमेन ने। इट प्रूव्ड बाय रुबेन, हाशिद एंड कॉमेन। इट प्रूव्ड बाय रुबेन, हाशिद एंड कॉमेन। रुबेन, हाशिद एंड कॉमेन with the help of O18, with the help of O18, with the help of O18। ओके, चलिए आज के लिए काफी, बाकी नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। और ये साइंटिस्ट उतना सीरियसली नहीं लेना है, एक बार रीड आउट कर देना है बस, क्योंकि साइंटिस्ट नहीं बाकी चीजें पूछ सकते हैं, वो कोई भी छोटी मोटी चीज जो बीच में लगा, जिसे पूछ लिया कि किस पर सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन होता है, किसका, वैसे तो एक बार रीड आउट करना है, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस में तो है। आप अपने बीएससी की बुक देखते हो तो सबसे पहले साइंटिस्ट ही लिखे रहते हैं पूरे, इसका मतलब एग्जाम में आ तो सकता है, नहीं आ रहा है वो एक अलग बात है। तो आप एक बार जनरल रीड आउट करके जरूर पढ़ोगे, फिर जहां से हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वहां से अलग चीज है, पर एक बार इसको जनरल पढ़ोगे जरूर।